नमस्कार मित्रों, रेनेसा क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम टेस्ट सीरीज 26 के डिस्कशन पर बातचीत करेंगे। मित्रों, इकाई 1 से संबंधित प्रश्नावली आपसे पूछी गई है और इकाई 1 भी द्वितीय प्रश्न पत्र का है, यानी कि ये इकाई आपके आदिकाल से संबंधित है। और जैसे कि हम जानते हैं कि आदिकाल से संबंधित 30 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे और 30 क्वेश्चन में से कोई भी गंभीर प्रकृति का विद्यार्थी इसमें एक भी सवाल गलत नहीं बनाएगा। आदिकाल को पढ़ने से पहले आप इस बात पर अच्छे से विचार कर लेंगे कि जिसे हम आदिकाल कह रहे हैं उसमें जो विशिष्ट टॉपिक हमको पढ़ने हैं, जिसमें साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा और साहित्य इतिहास का स्वरूप क्या है, हिंदी का पहला कवि और हिंदी साहित्य का प्रारंभ अथवा आदिकाल को लेकर दिए गए नामकरण में प्रमुख महत्वपूर्ण आलोचकों के मत क्या क्या हैं। यहाँ के बाद सिद्ध साहित्य से आप पढ़ना शुरू करते हैं। सिद्ध, जैन, नाथ साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ, इनके जो प्रमुख कवि हैं उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं और उस रचना विशेष की शैली की जानकारी आपको हो, अवधारणात्मक समझ उस कवि के बारे में आपकी हो, तुलनात्मक अंतर आप बहुत अच्छे से जान रहे हों, विशेषकर रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ, गोरखनाथ की रचनाएँ, सरहपा, स्वयंभू, शालिभद्र सूरी की रचनाओं के नाम, और जो आदिकाल में गद्य साहित्य लिखा गया जैसे कि उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण या वर्ण रत्नाकर, चंपू काव्य के रूप में राउरवेल, उधर कुछ महत्वपूर्ण लौकिक व अन्य रचनाएं जिसमें बसंत विलास जो सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचना है आदिकाल की, या ढोला मारूरा दोहा लौकिक काव्य की रचना है, और इसके अलावा रणमल छंद, प्राकृत पेंगलम, इन रचनाओं के विशिष्ट पहलुओं की समझ आपको होनी चाहिए। और आदिकाल में चारण साहित्य की मुख्य विशेषताएं, उनकी काव्यशास्त्रीय विशेषताएं, उनकी संवेदनात्मक विशेषताएं और उन रासो रचनाओं का कालक्रम। मित्रों, इसके अलावा आदिकाल में विद्यापति और अमीर खुसरो, यहाँ से भी दो दो प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। इन संपूर्ण अवबोध को मिलाकर के आप उसका नाम आदिकाल देते हैं। इनकी समझ से जुड़े हुए मैंने आपसे 30 प्रश्न परीक्षा में पूछे हैं यहाँ, और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, पुनः आपको कह देता हूँ कि इन्हीं टेस्ट सीरीज़ों से आप इतने बड़े स्तर पर आपके प्रश्न पत्र आरपीएससी में 23 सितंबर को जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, उसमें आपको अधिकांश, तो क्या मैं कह रहा हूँ कि लगभग 75% सवाल जवाब आपको इन्हीं प्रश्नोत्तरियों से और इन्हीं के आसपास घूमते हुए सवाल दिखलाई देंगे। इसलिए मैंने आपसे कई बार ये आग्रह भी किया, आपको चेतावनी भी दी कि आप इन प्रश्न प्रकृति को अच्छे से समझ लीजिए और किस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इसका पूर्वानुमान आप पहले ही कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ अब हम इन सवालों को डिस्कस करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, शिव सिंह सेंगर और गारसादा तासी। अब इसमें कुछ विद्यार्थी सूत्रबद्ध शब्द को लेकर के कंफ्यूज हुए हैं और किसी ने ग्रियर्सन उत्तर दिया या कोई शिव सिंह सेंगर की तरफ आ रहा है। मित्रों, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सूत्रबद्ध से यहाँ तात्पर्य केवल यही है कि कुछ क्रम तो बनाया होगा, चाहे वो वर्णों का ही एक क्रम निर्धारित करके नहीं। सबसे पहले गारसादा तासी ने, इसका सही उत्तर है गारसादा तासी। हिंदी साहित्य की जो अब तक दीर्घकालीन गाथा, हमें मानता हूँ कि ये इतिहास ग्रंथ कोई बहुत प्रभावी, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एक प्रकार से खिचड़ी जैसा ग्रंथ है। अरबी, फारसी, पंजाबी, हिंदी सब इसमें मिक्स हो रहे हैं। लेकिन मित्रों, पहली बार पेरिस में बैठे हुए एक विद्वान ने आपके हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन शुरू तो किया, लोगों को ये दृष्टि तो दी
कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन भी किया जा सकता है। बस यही इस ग्रंथ की आप कह सकते हो कि अच्छा ही है, बाकी तो वर्णानुक्रम में लिखा गया है, तो ये ध्यान रहे। और हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहले इतिहास की बात करते हैं तो शिव सिंह सेंगर की बात आती है। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर शिव सिंह सेंगर का तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 1883 ईस्वी की डेट मिलती है, जबकि उससे 10 साल पहले महेश दत्त शुक्ल की रचना मिलती है भाषा काव्य संग्रह। मित्रों, जैसे कि वो नाम से लग रहा है कि वो भाषा काव्य संग्रह है। इतिहास लेखन का तो गद्य पद्य का दायरा बड़ा व्यापक होता है, तो उसका चूंकि दायरा वो व्यापक ना होकर एकांगी है, इसलिए भाषा काव्य संग्रह को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की मुख्य परंपरा में स्थान नहीं दिया गया। पर फिर भी जैसे एक बार नेट की परीक्षा में उसका प्रकाशन वर्ष से उसको क्रम लगाया था, तो वो मैंने आपको पढ़ाया कि आप ये भी ध्यान रखें कि महेश दत्त शुक्ल ने 1873 ईस्वी में भाषा काव्य संग्रह लिखा है। पर किसी भारतीय द्वारा लिखा गया या हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास शिव सिंह सेंगर का है। वैसे गारसा दत्तासी ने जिस भाषा में लिखा वो फ्रेंच है। और मिस्र बंधु ग्रियर्सन के बारे में, हाँ, ग्रियर्सन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो पहला वैज्ञानिक इतिहास है, या कहें कि हिंदी साहित्य का सही मायने का पहला इतिहास कौन सा है, तो कालानुक्रमी पद्धति में लिखा गया पहला इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन का, वो रेफरेंस दूसरा है। तो ध्यान रहे कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर है गारसा दा तासी। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी साहित्य इतिहास में नींव का पत्थर किसे माना गया है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इत्सवार दैला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, मिस्र बंधु विनोद और शिव सिंह सरोज। मित्रों, हिंदी साहित्य इतिहास में नींव का पत्थर, अब जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि यार हमने तो पढ़ा है कि रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन नींव का पत्थर तो यहाँ पर हमें दिख नहीं, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का तो नाम ही नहीं है। मित्रों, यहाँ नींव का पत्थर से तात्पर्य है वो है कि हिंदी साहित्य का सही मायने का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की विशेषांक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हो रहा था, जिसको लिखने वाले ग्रियर्सन है। और इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभक्त किया है, लेकिन 12वां अध्याय परिशिष्ट के रूप में मिलता है, लेकिन 12वां भी मिलता है, बल्कि काल विभाजन का जो स्पष्ट संकेत उन्होंने किया है, नामकरण काल विभाजन का, वो 12वें ही अध्याय में किया है। तो मित्रों ध्यान रहे, इसका सही उत्तर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और देखिए, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लगभग हर व्यक्ति के घर में रखा मिलता है। जैसे कहते हैं कि प्रत्येक हिंदू का धर्म है कि उसके घर में रामचरितमानस नहीं तो वो हिंदू क्या हुआ, तो उसी प्रकार हिंदी साहित्य का वो विद्यार्थी क्या है जिसके घर में रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ना हो। लेकिन इतिहास के होने के बावजूद क्या कभी बारीकी से शुक्ल के इतिहास का इंडेक्स भी हमने ठीक से देखा है? हमने देखा है कि पहली पंक्ति में क्या लिखा है उन्होंने? आपसे एक बार सवाल पूछा था केवीएस में कि रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी सबसे प्रारंभिक पंक्ति में कौन से इतिहास ग्रंथ का नाम गिनाया है, तो वो है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। मज़ेदार बात यह है कि शुक्ल जी ने उसकी डेट को 1833 ईस्वी में बतलाया है, जबकि उसकी मान्य प्रमाणिक डेट है वो 1883 है। यह अलग बात है कि एक बार केवीएस में सवाल आया था कि शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज का प्रकाशित हुआ और उसमें 1883 ईस्वी की डेट थी नहीं, तो उसमें 1833 ईस्वी शुक्ल जी के एंगल से पूछ लिया तो वो मान्य हो गया। तो मित्रों ध्यान रहे कि इसका उत्तर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये वही इतिहास ग्रंथ है जो कि आयरलैंड के निवासी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। और रीति काव्य के रीति शब्द की संकल्पना हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले किसकी देन है? ग्रियर्सन की। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण भक्ति काल को ये कहने वाले कौन हैं? ग्रियर्सन। और हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्णकाल की संज्ञा देने वाले कौन है? ग्रियर्सन। और किसने कहा कि ईसाइयत के प्रभाव से भक्ति आंदोलन बिजली की कौंध की भांति त्वरित उदित हुआ?
तो बिजली की कौंध की भांति भक्ति काल को उदित मानने वाले कौन है? एक बार प्री पीएचडी परीक्षा में राजस्थान यूनिवर्सिटी में सवाल आया था हिंदी के पेपर में, तो उत्तर उसका ग्रियर्सन है। तो इन सब पहलुओं को हमने विस्तार से आपको साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में डिस्कस किया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका द्वारा सन 1888 में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। तो बताइए कि 1888 में कौन से ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? अभी जिसकी हमने बात की थी, हालांकि विकल्प पढ़िए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नहीं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का तो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ध्यान रहे कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रारंभ में रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का विकास इस शीर्षक से हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, जो 1929 में उसे स्वतंत्र करके हिंदी साहित्य का इतिहास छापा और उसका दूसरा संस्करण 1940 में आया। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त करते हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये तो बाद का है। गणपति चंद्र गुप्त का वैज्ञानिक इतिहास तो 1965 में 2 खंडों में आया था। और रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 में प्रकाशित हुआ था, ये भी इसका उत्तर नहीं है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये तो ध्यान रहे कि वर्नाक्यूलर, आपकी खड़ी बोली हिंदी को वर्नाक्यूलर देसी भाषा की संज्ञा देने वाले कौन है? ग्रियर्सन। और ग्रियर्सन पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण का कार्य बड़े स्तर पर किया। और ये ग्रियर्सन ही है जिन्होंने भाषा सर्वेक्षण के नाम से अपनी बहुत चर्चित भाषिकी पुस्तक लिखी है। और ये ग्रियर्सन ही है जिन्होंने उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी है। तो मित्रों, तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत बल्कि ग्रियर्सन है। ये कथन किसका है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या नलिन विलोचन शर्मा का, या नामवर सिंह का, या रमाशंकर शुक्ल रसाल का? मित्रों, चौथा क्वेश्चन का सही उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा। वैसे तो सर्वमान्य मत है कि हिंदी के पहले विधेयवादी इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल हैं। और विधेयवाद होता क्या है? जो तत्कालीन युगीन परिस्थितियों में, राजनीतिक, धार्मिक, उन युगीन परिस्थितियों में साहित्य का विश्लेषण करने पर बल दे। जैसे शुक्ल जी ने कहा कि इधर इस्लाम का भारतीय आगमन हुआ, इधर से भक्ति काल प्रारंभ हुआ। लेकिन सर्वमान्य मत रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में ही है, लेकिन नलिन विलोचन शर्मा इस संदर्भ में अपवाद है। और नलिन विलोचन शर्मा ने इसका श्रेय ग्रियर्सन को दिया है। और मैं आपको बता दूं कि नलिन विलोचन शर्मा जो नकेनवादियों में मुख्य संस्थापक माने जाते हैं, इनकी भी एक पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी गई है, साहित्य का इतिहास दर्शन। नलिन विलोचन शर्मा की मान्य पुस्तक है। और जो पीएचडी के स्कॉलर्स होते हैं उसमें कोर्स वर्क में एक पुस्तक पढ़ाई जाती है। चौथे का सही उत्तर है 2। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, या कि प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा? बिल्कुल आप अच्छे से जानते हैं कि हिंदी नवरत्न के रचनाकार हैं मिश्र बंधु। और इन्होंने हिंदी के किन 9 रत्नों की बात की है, उसमें भी जो इन्होंने त्रयी बनाई हैं, वृहत त्रयी, मध्यम त्रयी और लघु त्रयी, उसमें इन्होंने किस किस को शामिल किया है? ध्यान रहे, एक बार सवाल आया था आरपीएससी में कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों का परिचयात्मक विवरण देने में किस ग्रंथ का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो इसका उत्तर है मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। पिछली बार यानी कि 2012 के कॉलेज सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में सवाल आया था। अधिकांश लोगों ने इसके 2 भाग किए, क्योंकि भ्रम इसलिए हुआ कि 1913 और 1934 2 डेट याद कर रखी है। अरे 1913 में तो इसके 3 खंड आए और चौथा खंड 1934 में आया। वो भी कई जगह 1914 लिखा मिलता है, वो गलत लिखा मिलता है। 1934 में इनका चौथा खंड आया। और मिश्र बंधु शामिल, कौन कौन मिश्र बंधु में शामिल है?
गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों मिश्र बंधु भाई थे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि आप ये बिल्कुल याद मत रखो कि मिश्र बंधुओं में कौन तीन भाई हैं। बस ये याद रखो कि मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण बिहारी मिश्र को ही जोड़ करके देता है। बाकी तो विद्या निवास मिश्र कोई और मिश्र बनाकर देगा तो अलग ही दिख जाएगा। तो मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, आप तो ये ध्यान रखो। तो हिंदी नवरत्न। और ध्यान रहे मित्रों कि मिश्र बंधु वो इतिहासकार हैं जिन्होंने एक ही कालखंड को दो उपभागों में बांटने की परिपाटी चलाई। अब आप कहोगे नहीं, ये तो रामचंद्र शुक्ल ने किया है। रामचंद्र शुक्ल ने तो ऐसे किया है कि एक कालखंड के नामकरण को दोहरा कालखंड के नामकरण की संज्ञा देने की एक प्रथा चलाई है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि शुक्ल जी ने एक कालखंड को दोहरे नामकरण देने की पद्धति चलाई। जैसे उन्होंने कहा कि भाई पूर्व मध्यकाल तो उसको कहा भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल तो उसको कहा रीति काल, आधुनिक काल तो उसको कहा गद्य काल। लेकिन मित्रों, मिश्र बंधुओं ने तो ये काम किया है कि एक ही कालखंड के दो उपभागों में, जैसे इन्होंने पहले कहा आदिकाल के संदर्भ में कि आरंभिक काल, और आरंभिक काल को फिर बांट दिया दो भागों में, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। ऐसे ही मध्यम काल को बांट दिया। ऐसे ही ऋतु काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल का नाम दिया और दो भागों में बांट दिया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। इस प्रकार एक कालखंड को दोहरे नामकरण देने की पद्धति वो तो शुक्ल से जुड़ी हुई है, लेकिन एक कालखंड को दो उपभागों में बांट देने की पद्धति के जन्मदाता भी मिश्र बंधु हैं। और मिश्र बंधु ऐसे इतिहासकार हैं जिन पर रीति संस्कारों का विशेष प्रभाव रहा है। एक बार सवाल परीक्षा में यह भी आया था कि किस इतिहासकार पर, किस साहित्यिक इतिहासकार पर रीति वाद का पूर्ण प्रभाव झलकता है, तो मिश्र बंधु। और वैसे भी मिश्र बंधु के जो प्रिय कवि हैं वो कौन है? देव हैं। अब यहां भी एक बात सुनिए, एक बार डीएसएसबी की परीक्षा में सवाल आया कि अंक देकर तुलना करने की पद्धति के जन्मदाता कौन है। अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कि तुलनात्मक जो आलोचना है उसके जन्मदाता पंडित पदम सिंह शर्मा है, और वो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि 1907 में फारसी कवि सादी और बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलना ये पंडित पदम सिंह शर्मा ने लिखी, और तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत यहीं से प्रारंभ होती है। लेकिन इस तुलनात्मक आलोचना के दो पहलू मिश्र बंधु से जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि हिंदी आलोचना में देव बड़े या बिहारी, इस विवाद को पैदा करने वाले मिश्र बंधु ही हैं, और इन्होंने किसको महत्व दिया? देव को। दूसरा, अंक देकर तुलना करने की पद्धति के जन्मदाता मिश्र बंधु माने जाते हैं, ये ध्यान रहे। तो प्रश्न की बारीकियों से परिचय आपका होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो गया मिश्र बंधु। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, पादरी F.E. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, ए स्केच ऑफ इंडियन लिटरेचर। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6 जो आप देख रहे हैं इसका सही उत्तर है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। कई बार इन पादरी महोदयों का इतिहास ग्रंथ को पूछ लेते हैं, तो इनको भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि, बहुत शानदार पुस्तक है हिंदी के मुसलमान कवि। इस पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, गंगा प्रसाद सिंह या श्याम सुंदर दास? उत्तर है गंगा प्रसाद सिंह। ये तथ्यात्मक सवाल है और आमतौर से राजस्थान के विद्यार्थी इसमें पारंगत होते हैं, पर फिर भी गलती से कहीं एक भी तथ्यात्मक सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि तथ्यात्मक सवाल तो आपका 100% सही हो और अवधारणात्मक प्रवृत्ति मूलक सवाल भी आपसे बचकर नहीं निकलना चाहिए। इन 2-3 प्रकार के ही अवधारणात्मक सवाल परीक्षाओं में आते हैं और इसी से आपकी मेरिट बनती है। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है?
9वें, 8वें, 10वें, 12वें। तो आमतौर से जो हम पढ़ते हैं कि यार अध्याय तो इसमें 11 ही मिलते हैं, 12वां कहाँ है, परिशिष्ट के रूप में मिलता है मित्रों। इसका सही उत्तर है 4, 12वें अध्याय में, ध्यान रहे। वैसे ये बात सही है कि जो ग्रेडसन का इतिहास है वो कालानुक्रमिक पद्धति में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कई बार प्रोफेसर इस बात को अच्छे से जानते हैं कि विद्यार्थी कुछ बातों की पूर्व धारणा बना लेते हैं। अब जैसे कि ये पूर्व धारणा है कि काल विभाजन और नामकरण का पहला जो प्रयास है वो ग्रियर्सन ने किया है। अब यदि ये चीज़ हमारे ध्यान में है और अब सवाल इस प्रकार से आपसे पूछ ले कि बताइए कि वह पहला इतिहासकार कौन सा है जिसने हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा की है। तब हमको ये लगेगा यार कि प्रारंभ की चर्चा की है तो गार्सा दत्तासी तो मौन है और फिर ये ग्रियर्सन है, इसने काल विभाजन नामकरण की बात की। अब मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा, वैसे शायद नहीं तो याद दिला देता हूं कि हिंदी का पहला कवि की चर्चा जो व्यक्ति कर रहा है वो हिंदी साहित्य के प्रारंभ की भी बात कर रहा है। चूंकि गार्सा दत्तासी हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से हुआ, कहां से हुआ, पहला कवि कौन है, भाई इन सब सवालों पर हम मौन हैं। लेकिन शिव सिंह सेंगर ने साफ तौर से लिखा है कि संवत 770, इसका मतलब हुआ 713 ईस्वी को पुष्य या पुंड, ये हिंदी का पहला कवि है। तो अब देखिए, तो यह आरंभ की बात है तो शिव सिंह सेंगर से हम आरंभ मानते हैं। और काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हुआ और इसके 12वें अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश मिलता है। हालांकि यहाँ पर एक पेच ये है कि आपसे पूछे कि हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है, तब तो आप ग्रियर्सन के इतिहास का नाम ले देंगे। लेकिन यदि इसके आगे लगा दिया कि नहीं भाई आप तो ये बताओ कि शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है, तो मित्रों शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास पूछते ही अब उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। क्यों? क्योंकि ग्रियर्सन के इतिहास में फिर भी काफ़ी खामियां आप देखेंगे। यहाँ पर मुगल दरबार, उसके बाद तुलसीदास, उससे पहले रीति काव्य, तो स्पष्ट रूप से निर्देशन नहीं है और कई और भी खामियां हैं जिसको मैंने विस्तार से आपको साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की क्लास में पढ़ाया था। इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे, प्रथम वैज्ञानिक इतिहास का सवाल अलग होगा और शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास का सवाल अलग होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, वीर गाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति बताइए क्या है। आपत्ति तो कई है, लेकिन एक आपत्ति ऐसी है जो सर्वप्रमुख आपत्ति बनी, वो क्या है बताइए। तो मित्रों श्रृंगार, उनमें श्रृंगार रस भी है, उनमें हठयोग की प्रधानता है। जिन ग्रंथों के आधार पर यह नामकरण किया गया है उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है, उनमें कुछ अप्राप्य हैं और कुछ प्रवर्ती काल की रचनाएं हैं। तो जो सर्वप्रमुख आधार बना वो तो बना ये कि उनमें कुछ अप्राप्य हैं, कुछ प्रवर्ती काल की रचनाएं हैं, ये प्रमुख है। कैसे? आप देखिए, हमीर रासो और परमार रासो ये रचनाएं तो केवल नोटिस मात्र हैं। प्राकृत पेंगलम में आए मात्र 8 छंदों के आधार पर शुक्ल जी ने हमीर रासों के अस्तित्व की बात की थी कि इसके रचनाकार सारंगधर हैं। परमार रासो तो लोक में गाया चला आ रहा है, उसकी मूल भाषा का अपभ्रंश की भाषा से कोई संबंध ही नहीं है। जस मयंक, जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश, इन रचनाओं के केवल नाम ही मिलते हैं कि सिंघायच दयाल दास की राठौड़ारी ख्यात में कोई भट्ट केदार कवि हुआ है और कोई मधुकर कवि हुआ है जिसने कन्नौज के गहड़वाल जयचंद की प्रशंसा में ये प्रशस्ति परक महाकाव्य लिखे। इसके अलावा इनकी कोई जानकारी नहीं है। विजयपाल रासो की बात करो और हमीर रासो की बात करो तो मित्रों देखो, विजयपाल रासो तो सिद्ध हो चुका है कि 16वीं सदी की रचना है।
खुमान रासों की बात करो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी तो उनको 17वीं 18वीं सदी 1703 तक लेकर जाते हैं। अब ले दे करके और बीसल देव रासो है, वो रामचंद्र शुक्ल खुद कहते हैं कि इस रचना का वीर रस से कोई लेना देना नहीं है, वो शुद्ध वियोग श्रृंगार रचना है। अब ले दे करके जो प्रमुख रचना बचती है वो कौन सी? पृथ्वीराज रासो। और उसके बारे में स्वयं शुक्ल जी कहते हैं कि यह तो एक जाली ग्रंथ है। अब जाली ग्रंथ के आधार पर प्रामाणिक नाम आप कैसे दे सकते हो? तो सबसे बड़ा जो उसमें सवाल उठाया गया वो कि इसमें से कुछ तो प्राप्ति नहीं है और जो कुछ मिलती है प्रवर्ती काल की है। अब शुक्ल जी ने आदि काल का जो वीर गाथा काल नामकरण दिया है, ये कितनी रचनाओं का आधार पर दिया है? 12 रचनाओं की बात की है। और शुक्ल जी ने कहा कि इन 12 रचनाओं में से एक तो बीसल देव रासो को निकाल दो, विद्यापति की पदावली को निकाल दो, अमीर खुसरो की पहेलियों को निकाल दो, शेष 9 ग्रंथ वीर रसात्मक है, इसलिए मैं इस कालखंड को वीर गाथा काल का नाम दूंगा। लेकिन इन रचनाओं में ही समस्या ये है कि कहीं तो ये मिल नहीं रही, मिल रही है तो अप्रमाणिक रूप से मिल रही है, परवर्ती काल की ठहर रही है, तो शुक्ल जी का नामकरण धाराशायी हो जाता है। और मित्रों एक बात बताइए, जब रामचंद्र शुक्ल जनता की चित्तवृत्तियों की बात करते हैं, जब शुक्ल जी ने अपने साहित्य इतिहास के प्रारंभिक पृष्ठ पर ही लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, तब ये निश्चित है कि जैसे जैसे उन चित्तवृत्तियों में बदलाव आता जाता है वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन आता जाता है। जनता की इन चित्तवृत्तियों के बदलाव को साहित्य के साथ सामंजस्य करके दिखलाना ही तो साहित्य का इतिहास है। अब जब शुक्ल जी परिभाषा दे रहे हैं, साहित्य की जनता की चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य को जोड़कर देख रहे हैं, तो वीर गाथा काल कहने से वीर रस का आपको बोध होता है। लेकिन उस समय धर्म अध्यात्म श्रृंगार पर जो कलम चलाई जा रही थी वह भी तो जनता की चित्तवृत्ति हो सकती है। तो शुक्ल जी का यहाँ ये एकांगी दृष्टिकोण कैसे हुआ? और फिर शुक्ल जी का सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य में शामिल ना करना और ये कह देना कि ये तो विशुद्ध सांप्रदायिक कोटि का धार्मिक मात्र साहित्य है, कहकर उसे खारिज कर देना, तो बताइए, मैं पूछता हूं कि धार्मिक होने से यदि कोई साहित्य सांप्रदायिक कोटि का होकर के विशुद्ध कोटि से बाहर हो जाता है तो पूरा की पूरा भक्ति काल किस प्रकार का साहित्य है? भक्ति काल तो पूरा की पूरा है ही धार्मिक साहित्य, फिर तो आपको प्रारंभ ही करना चाहिए रीति काल से। इसलिए शुक्ल जी का नामकरण धाराशायी हो गया। और ये जो डिबेट है, ये डिबेट करना जो मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, ये आपके इंटरव्यू का सबसे बड़ा प्रबल पक्ष होगा, क्योंकि आपसे साक्षात्कार में पूछेंगे कि भाई बताइए वीरगाथा काल नामकरण माने क्यों नहीं हुआ, आदिकाल क्यों हुआ? अच्छा, महावीर प्रसाद द्विवेदी कोई कम बड़े विद्वान तो थे नहीं, फिर उन्होंने नाम दिया बीजवपन काल, तो वो क्यों नहीं चला? एक बार इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि चलो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि राहुल सांकृत्याय ने आदिकाल का नाम दिया है, तो तुम बताओ कि किस और एक विचारक का नाम लोगे? तो मैंने कहा कि सर मैं डॉक्टर नगेंद्र का, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुष्टि की है। तो वे मुस्कुराए कि बड़ा चालाक बन रहा है, घुमा फिरा के आदिकाल को ही ला रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप नगेंद्र को भी भूल जाइए। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फिर मैंने कहा कि सर फिर हम राहुल सांकृत्यायन के सिद्ध सामंत काल को मानेंगे, वीरगाथा काल को तो फिर भी नहीं मानेंगे। ये ध्यान रखेंगे, आदिकाल नामकरण के बाद यदि सर्वाधिक उपयुक्त कोई दूसरा नामकरण है तो वो है सिद्ध सामंत काल, क्योंकि इस समय धार्मिक क्षेत्र में सिद्ध और नाथों का वर्चस्व था। या तो भूल भुलैयावाद चल रहा था या निराशावाद का दौर चल रहा था। सामंतवाद कहते ही पूरा चरण साहित्य का बोध हो जाता है। इसीलिए स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी स्वीकारा है हिंदी साहित्य का आदिकाल में कि विषय वस्तु की दृष्टिकोण से राहुल जी ने एक और नाम सुझाया है, सिद्ध सामंत काल, जो बहुत दूर तक तत्कालीन काव्य प्रवृत्तियों को आधार बनाता है। तो मित्रों, इस प्रकार के सवाल जो है वो सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं, बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है 4। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे मित्रों कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, नहीं महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने, या मिश्र बंधु ने, गंगा प्रसाद सिंह ने। सही उत्तर क्या है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन। और मैं आपको बता दूं कि आदिकाल के बड़े विशेषज्ञों में राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम महत्वपूर्ण है। तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग दिया है नामकरण से,
एक सवाल तो परीक्षा में निश्चित आपके आना ही आना है। आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? नंदुलाल वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ साहित्य पर तो विशेष काम किया है। नाथ संप्रदाय पुस्तक है, नाथों को इन्होंने नाथ सिद्ध मत भी कहा है और नाथों की वाणियों को नाथ सिद्धों की वाणियों के नाम से संग्रहित किया है। ये गलती मत समझ लेना इसको कि नाथ सिद्धों की वाणियां, तो ये सिद्धों जो आ रहा है ये सिद्ध साहित्य वाले सिद्ध नहीं है, उन्होंने नाथों को ही नाथ सिद्ध कहा है, नाथों सिद्धों की वाणियां। तो 11 का सही उत्तर है 4। और एक राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक है हिंदी काव्यधारा, उसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे आप, जिसका प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वो कब प्रकाशित हुआ? 1952 ईस्वी में। लेकिन वो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास उसके बाद प्रकाशित हुआ। दोनों ग्रंथ जो है 1952 में मिलते हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? 9, 10, 11, 12। तो 12 रचनाओं की बात की है रामचंद्र शुक्ल ने, जिसमें 3 को हटाकर शेष 9 ग्रंथों को वीर रसात्मक माना और इस आधार पर उन्होंने वीर गाथा काल का नामकरण किया। एक बार केवीएस की परीक्षा में सवाल आया कि रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नामकरण देने के पीछे किसको मुख्य आधार बनाया? जनता की चित्तवृत्ति को, साहित्यिक परिवर्तन की प्रवृत्ति को, या ग्रंथों के आधार पर, या उपयुक्त सभी? तो लोगों ने उत्तर दिया उपयुक्त सभी नहीं था, उसका उत्तर था ग्रंथों के आधार पर। ग्रंथों के कितने ग्रंथ डिस्कस किए? 12 ग्रंथ, जिसमें 9 वीर रसात्मक ग्रंथ इन्होंने माने हैं। और इन 12 में भी ध्यान रखेंगे आप, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विजयपाल रासो और हमीर रासो, इन 4 रचनाओं को साहित्यिक अपभ्रंश की बतलाया है, से सभी 8 रचनाओं को देसी भाषा की बतलाया है। वहां से भी सवाल बनता है। तो 12 का सही उत्तर है 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? भक्ति, श्रृंगार, राष्ट्रीय चेतना, प्रकृति चेतना? तो मित्रों, भक्ति और श्रृंगार तो आपको विद्यापति की ही मिल जाएगा। और प्रकृति चित्रण तो हमारा की प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण मुख्य तौर से मिलता है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना कहाँ से लाओगे? आदिकाल में राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रवाद जैसा कोई मूल्य देखने को नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है? सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य, वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्य द्वारा रचित साहित्य, तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला साहित्य, या सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य? उत्तर क्या है? वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। मित्रों, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ है, 4 बौद्ध संगतियां हुई है और चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन विहार में कनिष्क के समय हुई थी, जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष थे। और इस समय यह बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 वर्गों में बट गया। हालांकि इससे बहुत पहले दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई थी और 2 शाखाएं बन गई थी, महासांगिक और सर्वास्तिवाद। बाद में चौथी बौद्ध संगति में वो महासांगिक का ही परिवर्तित रूप था हीनयान, और सर्वास्तिवाद का ही परिवर्तित रूप था महायान। और हीनयान और महायान में जो हीनयान थे वो तो अपरिवर्तनवादी कहलाए, और समय के अनुसार जिन्होंने परिवर्तन को स्वीकार किया वो कहलाए महायानी। तो इसमें क्या था कि जो बौद्ध धर्म है इसका हो गया विभाजन हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। बाद में इसी महायान से आगे चल कर के विकसित हुआ मंत्रयान, जब इसमें तंत्र मंत्रों का वर्चस्व बढ़ गया, और मंत्रयान ही आगे चल करके बन गया वज्रयान। वज्रयान में अब इनकी साधना पद्धति कठोर हो गई और ये लोग शमशान में बसने लगे, कपाल कुंडों में खाने लगे
और बड़े खूंखार, कभी कभी तो आवश्यकता पड़ने पर नरबली भी दे दिया करते थे। चूंकि साधना पद्धति में वज्रयान और जो आपके 84 सिद्ध है वो इन्हीं वज्रयानियों में दीक्षित थे। आप याद कीजिए, बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट बाल बाल बचा था, वो सिद्धों के लपेटे में आ गया। वो तो उसके एक अंगूठा नहीं था, तो वो खंडित मान करके सिद्धों ने उसकी बलि नहीं दी। उसमें जो अघोर, भैरव और महामाया है वो सिद्धों के रूप में दिखाया है। तो वज्रयान, बाद में वज्रयान का ही अगला विकास होता है सहजयान के रूप में, और फिर वज्रयानियों की सहज साधना का विरोध करते हुए ही नाथ आए। तो ये क्रमिक विकास है। इनको विकास से भी आपसे लगवा सकते हैं क्रम से। महायान बन गया मंत्रयान, मंत्रयान वज्रयान, वज्रयान सहजयान, और सहजयान फिर बाद में नाथों के रूप में इनका विकास। तो नाथ कोई बाहर से नहीं आए, बल्कि सिद्धों का ही परिष्कृत रूप जो है वो नाथ रहे हैं। और मैंने ये सब पूरी कहानी के फॉर्मेट में आपको समझाया है। मित्रों, हिंदी साहित्य बहुत सरल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यदि आप इसको सही ढंग से समझे तो। वरना तो देखी जाए तो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुराण कथा वाचन की तरह से हैं। ये सिद्ध आए, कहाँ से आए, क्या लेकर आए, समाज को क्या दिया, कितना बिगाड़ा, कौन कौन सिद्ध थे, किस सिद्ध की कौन सी खासियत थी, कौन कौन से सिद्ध साहित्य पर कार्य हुए, बाद में नाथ आए, क्या डिफरेंट था, दोनों में क्या कॉमन विशेषता थी, ये जैनों से कैसे अलग थे। जब हम इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं तो न केवल हमको रुचि पैदा होती है साहित्य के प्रति, बल्कि चीज़ अपने आप अपने अंदर समाहित होने लग जाती है। 14वें क्वेश्चन का सही उत्तर है 2। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। सिद्ध साहित्य दोहो चर्यापदों में है, ये तो बिल्कुल सही है। और दोहो में है मतों का खंडन, मंडन, सांप्रदायिक शिक्षा। सांप्रदायिक शिक्षा का मतलब मेलजोल से रहना है। और चर्यापदों में इनके एक प्रकार से अनुष्ठान गीत, जिसे आप कहोगे कि सिद्ध जो अंत साधनात्मक अनुभूति को जिन प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त करते थे वो अनुष्ठान गीत चर्यापद कहलाते थे, जो संध्या भाषा के दृष्टिकूट पदों में मिलते हैं। और बाद में उत्तर भारत में संत परंपरा ने उलट मासिया यही सिद्धों की संध्या भाषा से उसको ग्रहण किया है। तो ये तो सही है। और पूछ रहा है असत्य। सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है, ये असत्य है, क्योंकि सिद्ध साहित्य की भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से जुड़ी हुई है। और किसी एक बोली की बात करें तो वो बिहारी की जो प्राचीन मगही है उसके वो निकटवर्ती भाषा है। बाकी तो सरेपा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं, बिल्कुल सही है ये तो। पर आप ये ध्यान रखें कि रामचंद्र शुक्ल ने जिन 84 सिद्धों का नाम गिनाया है उसमें सबसे पहले सिद्ध उन्होंने लुइपा का नाम गिनाया है। लुइपा, वहाँ जो सरेपा है वो तो 6ठे नंबर पर आ रहे हैं। तो उस संदर्भ को भी ध्यान रखेंगे आप। और सिद्ध साहित्य में तांत्रिक साधना का प्राधान्य है, ये तो बिल्कुल सही है। तंत्र मंत्र में इनका इतना विश्वास था। इनको निर्वाण मोक्ष मुक्ति नहीं चाहिए थी, बल्कि ये तो इस जीवन जगत में सिद्धि प्राप्त करके चमत्कार दिखा देना, यहीं पर सिद्ध हो जाना, इस पर इनका विशेष बल था। ये जो आप सुनते हो ना कि बंगाल का जादू, ये तांत्रिक साधना, भाई किसी को मूठ दिला दी, तंत्र मंत्र करना, आज भी जो हम हाथों में गंडा ताबीज वगैरह जो पहनते हैं, चौराहे पर जो नींबू रख देते हैं, केला रख करके दीपक जला देते हैं, मित्रों ये सब तंत्र साधना है। अब सोचो कि आज 21वीं सदी का भारत भी इन चीज़ों से इतना भयभीत है, तो उस जमाने में सिद्धों के वर्चस्व में जब वास्तव में उनमें सिद्धि होती थी, दुनिया कितनी भयभीत हो गई होगी। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी आलोचना पुस्तक नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ के बारे में लिखा है कि गोरखनाथ का सबसे बड़ा योगदान है अपने समय की भयभीत जनता को तंत्र मंत्र के भय से मुक्त करना, कि अलख निरंजन का नारा देकर संपूर्ण भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांध दिया। और इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित दूसरा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ, वे अपने युग के नेता थे। गोरखनाथ के बारे में उन्होंने ऐसा लिखा है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है कि इनकी भाषा पिंगल है, क्योंकि इनकी भाषा पिंगल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबल राज, जिसमें कुल कितने छंद मिलते हैं? 205। जिसके प्रथम संपादक कौन है? मुनि जिनविजय सूरी। और ध्यान रहे कि
रास साहित्य परंपरा में सर्वश्रेष्ठ जो है वो भरतेश्वर बाहुबल रास ही है। लेकिन इसको हिंदी की पहली रचना किसने माना? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या गणपति चंद्र गुप्त? तो मित्रों इसका सही उत्तर है गणपति चंद्र गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबल रास, जिसका समय 1184 ईस्वी है, यहां से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। इस दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य का प्रारंभ बहुत बाद से मानने वाले इतिहासकार कौन है? गणपति चंद्र गुप्त है। तो मित्रों शालिभद्र सूरी, और ध्यान रखेंगे रास, चरयू, फाग, इन सब में जो लोकप्रिय शैली रही थी जैनों की वो थी रास। और रासों में भी जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है भरतेश्वर बाहुबल रास। वैसे रास परंपरा का पहला ग्रंथ तो रिपुदारण रास लिखा मिलता है, पर वो संस्कृत में है और किसी अज्ञात कवि का है। लेकिन रास परंपरा की विधिवत शुरुआत कहाँ से होती है? जिनदत्त सूरी की उपदेश रसायन रास से। और रास परंपरा का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो है भरतेश्वर बाहुबल रास। और यदि यही पूछ ले कि रास परंपरा में बताइए कि ऐतिहासिक रास पहला कौन सा है, तब हम शालिभद्र सूरी का पंच पांडव चरित रास का नाम लेंगे। इस प्रकार प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते से रहते हैं। तो 16 का सही उत्तर हो गया 4। अगला क्वेश्चन है अवधूत मत। ये किसे कहते हैं? जैन संप्रदाय को, सिद्ध संप्रदाय को, नाथ संप्रदाय को या बौद्ध संप्रदाय को? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के ही अन्य नाम है नाथ पंथ, अवधूत मत, अवधूत मार्ग, सिद्ध मत मार्ग, सिद्ध मार्ग, ये सब नाथ संप्रदाय के ही नाम है। 17 में सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा का नाम किसने दिया? मेरुतुंग और देवसेन ने, नैनंदी और आनंद तिलक ने, हरिभद्र सूरी और राम सिंह ने, अद्वै वज्र और मुनिदत्त ने? बिल्कुल सही उत्तर है वो है अद्वै वज्र और मुनिदत्त ने सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा का नाम दिया। और संध्या है क्या? प्रतीकों में कही गई अस्पष्ट सी भाषा है। और इसी संध्या भाषा से बाद में संतों की उलटवासियां प्रभावित हुई। उलटवासी किसे कहते हैं? ऐसी उक्ति जो सामान्य लोक प्रचलित अवधारणा को तोड़ती है, उसके विपरीत में जाती है और अपने अविद्यार्थ में असंभव सी प्रतीत होती है, किंतु यह व्यर्थ नहीं होती बल्कि इसका बड़ा गहरा अर्थ होता है और यह अर्थ इसका प्रतीकों में खुलता है। जैसे वो कबीरदास की पंक्ति ले लो, ठाडो सिंह चरावे गाई, जन्म के मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा ले गयो बिलाई, एक अचंभ्यो देखो भाई। ठाडो सिंह चरावे गाई, सिंह जो है वो मन का प्रतीक है, गाय वो इंद्रियों का प्रतीक है और मन इंद्रियों को पोषित करता है उस संदर्भ में। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 19 है अभिमान मेरु। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? मेरुतुंग को, पुष्पदंत को, स्वयंभू को, देवसेन को। पुष्पदंत ने स्वयं ही इस उपाधि को धारण किया था। किस पुस्तक के आधार पर? महापुराण, जिसका दूसरा नाम हरिवंश पुराण भी है, और उसको 63 महापुरुष गुणालंकारु कहा जाता है, जो जैन दर्शन के 63 सलाका पुरुषों के ऊपर लिखा गया है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि जो मेरी इस ग्रंथ में जो ज्ञान नहीं है वह अन्यत्र मिल भी नहीं सकता, तो इनको अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था। अभिमान मेरु उपाधि उसी रचना के आधार पर इन्होंने ली है। इसके अलावा इनकी उपाधि काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, ये सब भी इनकी उपाधि रही है। तो 19 का सही उत्तर है 2। 20 यदि यह ग्रंथ यानी पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है तो यह भारत के इस भूभाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है। ये कथन किसने कहा है? पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में इस कथन को कहने वाले विचारक कौन है? गारसा दत्तासी, श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन या शिव सिंह सेंगर? इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जो आयरलैंड निवासी थे। इन्होंने कहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है पृथ्वीराज विजय किस भाषा में लिखी गई रचना है? प्राकृत, अभ्रंश, संस्कृत, हिंदी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया महाकाव्य है जो कि 12 सर्गों में है और इसको जयानक ने लिखा है। जयानक द्वारा ये रचित है।
जब डॉक्टर वूलर 1875 में कश्मीर की यात्रा पर गए थे तो वहां जयनक द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य पृथ्वीराज विजय की प्रति प्राप्त हुई, जिसके आधार पर उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर वूलर ने इस पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को जाली यानी अप्रमाणिक करार दिया था। 21 का सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 22 में असंगत कथन आपको पहचानना है। 1, अपभ्रंश के बाद दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में डिंगल तथा पूर्वी राजस्थान और ब्रजमंडल में पिंगल भाषाएं विकसित हुई। ये तो सही है और पूछ रहा है असंगत। पृथ्वीराज रासो का वर्तमान रूप व्यक्ति विशेष की ही रचना है। काव्य परंपरा के अनुसार डिंगल में रचना करने वाले प्राय चरण और पिंगल में काव्य रचना करने वाले प्राय भाट हुए हैं। और चौथा है पृथ्वीराज रासो राजस्थान में चंद्रवरदाई द्वारा रचित है, ये पिंगल की ही रचना है। मित्रों सही उत्तर है इसका 2। असल में पृथ्वीराज रासो का जो वर्तमान रूप प्राप्त होता है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं, इसकी भाषा कई प्रकार की देखने को मिलती है, तो इसे एक व्यक्ति की रचना मानना बहुत कठिन कार्य है। हालांकि लोक से चला आ रहा है कि चंद्रवरदा है, तो ये बात भी हम सही है, यहाँ स्वीकृति दे रहे हैं। और डिंगल और पिंगल के संदर्भ में ध्यान रखेंगे कि इनकी भाषा असल में ब्रजभाषा के ज़्यादा समीप है, इसलिए इनकी जो शैली है वो पिंगल ही मानी जाएगी। यद्यपि वीर रस प्रधान है इसमें, इस आधार पर डिंगल भी हम इसको नहीं कह सकते। वैसे तो विद्वानों में मतभेद है, कभी डिंगल आता है कभी पिंगल मान लेते हैं उत्तर, लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आ रहा है और इसका एक छत्र उत्तर माना जा रहा है पिंगल। इस आधार पर आप ध्यान रखेंगे डिंगल पिंगल में से छांटना है तो पिंगल ही छांटेंगे। तो 22 में जो असंगत कथन है वो है 2। क्वेश्चन नंबर 23 है ढोला मारूरा दोहा। अब बताइए कि ढोला मारूरा दोहा ये जो रचना है इसकी नायिका कौन है? मालती, मालवणी, मारवणी या कल्लोल? तो आप कहेंगे कि मालती को तो गैग्रीन कहानी के लिए ही छोड़ दीजिए, तो मालवणी और मारवणी ये यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। ध्यान रखेंगे मित्रों, मारवणी है। मालवणी मालवा की राजकुमारी है जिसकी प्राप्ति के लिए ढोला जब जाता है तो मारवणी के विरह की बड़ी उदात्त व्याख्या इसमें की गई है। तो प्रेमी जीवन के घात प्रतिघातों का चित्रण करने वाली ये वियोग श्रृंगार की बेहद महत्वपूर्ण रचना है। आदिकाल में कौन कौन सी रचनाएं वियोग श्रृंगार की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति करती हैं? एक तो ढोला मारूरा दोहा है, एक है संदेश रासक, एक है बीसलदेव रासो, और फिर श्रृंगारिक रचनाओं में जो संयोग श्रृंगार को आधार बनाती है जैसे कि राउरवेल, जैसे कि बसंत विलास। और बसंत विलास तो बड़ी दिलचस्प रचना है। स्त्री, पुरुष और प्रकृति तीनों के बड़े मादक सौंदर्य का चित्रण पहली बार किसी रचना में मिलता है तो बसंत विलास में। बताइए मात्र 84 दोहे में ऐसी रचना लिखी गई और उसके रचनाकार भी कोई अज्ञात है। वो तो सबसे पहले 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक से केशव राय हर्षद राय ध्रुव ने पहली बार बसंत विलास का संपादन किया था। तो 23 का सही उत्तर है 3 मारवणी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि संत अमीर खुसरो का पूरा नाम है। अब संत इसीलिए कह देते हैं संतत्व स्वभाव के कारण अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम है, लेकिन संत से आपको भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि ये भक्ति काल में इसका हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। लाल मोहम्मद अमीर खुसरो, मोहम्मद अमीर खुसरो, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो और अब्दुल हसन रहमान खुसरो। सही उत्तर है इसका 3रा, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। खुसरो का दरबारी जीवन बलबन के जो शहजादे हैं शाहजदा मोहम्मद, उनके व्यक्तिगत शिक्षक नियुक्त हुए और गयासुद्दीन तुगलक तक इन्होंने अपना जीवन जिया है। मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक हुआ था 1325 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में ही गाजी तुगलक यानी गयासुद्दीन तुगलक का देहांत हुआ था। 1325 में ही इनके गुरुजी निजामुद्दीन औलिया का देहांत हुआ और औलिया के देहांत की खबर सुनकर के बड़े दुखी होकर के इन्होंने कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे कीस, चल खुसरो घरा अपने रैन भई चौं देश। मित्रों, मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि आचार्य माने जाते हैं अमीर खुसरो, क्योंकि इन्होंने तबला और सितार जैसे वाद्य यंत्रों को जन्म दिया। सितार तो इन्होंने भारत की वीणा और फारसियों का तंबूरा मिला करके वाद्य यंत्रों का मिश्रण करके इन्होंने सितार बनाया। और आप देखेंगे कि सनम, घोर,
ऐसी इन्होंने अनेक काव्य संगीत शैलियों को जन्म दिया है। सबक हिंदी एक नवीन शैली ही इन्होंने चला दी। कव्वाली गायन को इन्होंने ही शुरू किया था। संगीत संबंधी इतने योगदान देने के कारण अमीर खुसरो को नायक की उपाधि प्राप्त हुई थी। कहते हैं कि आपको ईरानी, फारसी और भारतीय संस्कृतियों का समन्वय एक जगह कहीं देखना है तो आप अमीर खुसरो में देखिए। खालिक बारी, जो कि अरबी, फारसी और हिंदी के समानार्थी शब्दों का शब्दकोश है, वहां से तो उर्दू का जन्म होता है। कहते हैं उर्दू नज्म के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो है। और अपनी भाषा के प्रति सम्मान क्या है, ये जानना समझना है तो तूती ए हिंद से पूछ लीजिए आप। अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान है। और 24वें सही उत्तर है 3। अगला क्वेश्चन 25 है कि अमीर खुसरो की रचना है नूसेपेयर। नूसेपेयर का विषय क्या है? काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, प्रशस्ति, प्रस्तुतिकरण, शब्दकोश। तो इसका सही उत्तर है भाषा विज्ञान। 18 बोलियों का इसमें उल्लेख मिलता है और भारत की प्राकृतिक परिस्थितियों का, वनस्पतियों का बहुत सुंदर इसमें चित्रण मिलता है। नूसेपेयर अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण मसनवी है। मसनवियों में क्या है कि वो फारसी भाषा में लिखी गई है और फारसी शैली में लिखी गई है। ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो की मसनवियाँ असल में राजनीतिक इतिहास की घटनाएं हैं, उनका हिंदी से कोई संबंध नहीं है। अमीर खुसरो ने हिंदी में आपके ढकोसले, मसनवियाँ और ढकोसले, दो सफने और क्या कहे गजले, दो सफने, ढकोसले, गजले, इसके अलावा वो आती है पहेलियों के प्रकार, अंतरलापिका पहेली, बहिर्लापिका पहेली के रूप जो है, ये सब इन्होंने जो है आपके हिंदी में लिखे हैं। खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसमें एक ना गिरे, भरा धरा फिरा, ये सब खड़ी बोली के शब्द हैं। तो अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि हैं और अपनी भाषा के प्रति बहुत सजग और सचेत हैं। 25 का सही उत्तर है 2। बस ये ध्यान रखना है कि मसनवी का संबंध फारसी भाषा, फारसी लिपि में लिखे गए इतिहास, राजनीतिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की। इस पंक्ति के रचयिता शब्द देखो, रचयिता। इसको टाइपिंग मिस्टेक समझ के इसको शुद्धिकरण में ऐसे पढ़ेंगे, रचयिता। तो बड़ी कठिन है डगर पनघट की। तो मित्रों इसको ध्यान रहे कि विद्यापति, अमीर खुसरो, राजा मुंज, चंद्रप्रदायी। तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। पांडिये साल 27वां क्वेश्चन। पांडिये साल सत बखाने, देह बुद्ध बसंत न जाने। उपयुक्त कथन किसका है? सरेपा का, चंद्रवरदाई का, गोरखनाथ का, सारंगधर का। तो सरेपा का। सरेपा जिसका दूसरा नाम राहुल भद्र और सरोज वज्र भी मिलता है। आदि काल में सिद्ध साहित्य में ही शास्त्र ज्ञान का विरोध और लोकवाद की तरफ जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ज्ञान का सैद्धांतिक पक्ष कभी भी सिद्धों को, नाथों को या कहे कि संतों को पसंद नहीं आया। ये जीवन में ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष के बड़े समर्थक रहे हैं। बाद में कबीरदास ने भी कहा है कि पंडित और मसालची ये दोनों सूझे नाही, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही, या ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। पंडित इनके लिए मित्रों एक कर्म कांडी के रूप में है कि पंडित और मसालची दोनों सूझे नहीं, कोई जाति सूचक शब्द उसको आप ना माने। 27 का सही उत्तर है 1। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नय कुमार चर्यू इस शीर्षक रचना के रचिता कौन है? स्वयंभू, देवसेन, पुष्पदंत, सोमप्रभ सूरी। मित्रों लिखने को तो स्वयंभू ने भी नय कुमार चर्यू लिखी है, लेकिन पुष्पदंत की नय कुमार चर्यू प्रसिद्ध रचना है और इस नय कुमार चर्यू से पुष्पदंत के व्यक्तिगत जीवन पर वैसा ही प्रकाश पड़ता है जैसा कि विनय पत्रिका के द्वारा या विनय पत्रिका से तुलसीदास के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। अब ऐसे तो हरिवंश पुराण स्वयंभू ने भी लिखा है, पुष्पदंत ने भी लिखा है, लेकिन हरिवंश पुराण किसकी रचना जो है प्रसिद्ध है? पुष्पदंत की। 28 का सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 29 है कैमास वध समय पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक मार्मिक समय है, जो कौन सा अध्याय है? 5वां, 20वां, 57वां, 69वां। मित्रों सही उत्तर है 57वां। कैमास पृथ्वीराज चौहान का वो वीर सामंत सूर था कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को तराइन के पहले युद्ध में
जो लड़ा गया था 1191 में इतिहास के अनुसार, घोड़े से पकड़कर घसीट करके चौहान के कदमों में ला पटका। यार कि ये पकड़ चौहान, क्या इसके लिए परेशान हो रहा है, मार मुर खत्म कर और शुरू कर अपनी रंगेरिया, क्योंकि तेरे को तो बहुत शादियां करनी है। उसी को केवल कर्नाटी प्रसंग के चलते कैमास को मरवा देना ठीक वैसे ही हुआ जैसे एक शिकारी की बहुत पालतू एक नेवला था, और एक दिन शिकारी लौट के आया, देखा कि नेवला के मुंह से एकदम लाल लाल खून लथपथ है। तो उसको लगा कि मेरा नवजात शिशु कोई नेवला खा गया है। बिना देख पड़ताल किए उसने उस नेवले को मार दिया, और अंदर आकर देखा तो शिशु तो उसका खेल रहा है और भयानक कोबरा के टुकड़े टुकड़े हुए उसके पास पड़े हैं। अब सोचिए कि उस शिकारी को कितनी मर्मांतक वेदना पूरे जीवन हुई होगी अपने नेवले को मारकर, और वही पीड़ा चौहान साहब की हुई कि पृथ्वीराज चौहान जब दूसरा युद्ध लड़ रहे हैं तराइन का, तब से लेकर के और जब वो बंदी बने गजनी में गए, अंत तक चंद भी उनको याद दिलाता है कि जो कुछ दियो कैमास सो पियो, दिनमान दिन पाइए। हाय कैमास कैमास करते रहे मित्रों। कैमास वध समय इस रचना का सबसे मार्मिक अंश है। हालांकि सबसे बड़ा अंश तो कन्न उज्ज समय है, वो सबसे बड़ा है, वो 61वां है। सबसे अंतिम तो 69 है, महोबा युद्ध प्रस्ताव समयों, जिसको कुछ लोग जो है परमार रासों से भी जोड़ करके देखते हैं, लेकिन सबसे मार्मिक समय इसका जो है 57वां है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर है 3। और अगला लास्ट क्वेश्चन है आज की टेस्ट सीरीज का, सिद्ध सिद्धांत पद्धति कृति के रचनाकार कौन है? सरेपा स्वयंभू विद्यापति गोरखनाथ। लगता तो ऐसा है कि सिद्ध सिद्धांत है तो सरेपा की होगी मित्रों, इसका सही उत्तर है वो है गोरखनाथ की चर्चित रचना है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। वैसे भी गोरखनाथ की रचनाओं को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से गिनाया है। रामचंद्र शुक्ल ने इनके संस्कृत के 10 प्रमाणिक ग्रंथों की बात की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके 28 ग्रंथों की बात की है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल गोरखनाथ की 40 रचनाओं को गिनाते हैं, जिसमें 14 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं, जिसमें भी सबसे ज़्यादा प्रमाणिक रचना इनकी शब्दी मानी जाती है। इनकी प्राण संकली, आत्मबोध, नरवय बोध, शिष्य दर्शन, ये सब रचनाएं परीक्षा में आई हुई हैं। तो गोरखनाथ की रचनाओं के नाम आप अच्छे से याद कर लेंगे। इस प्रकार जो टेस्ट सीरीज का आपका आयोजन हो रहा है मित्रों, ये एक ऐतिहासिक आयोजन है और जिसका परिणाम आपको परीक्षा के समय देखने को मिलेगा। इससे न केवल आपका मूल्यांकन हो रहा है, बल्कि इन प्रश्नों की बड़े स्तर पर पुनरावृत्ति आप अपने वास्तविक पेपर में देख लेंगे। तो मॉक टेस्ट जिसे कहते हैं उसमें कितनी दम है, इसका पता आपको 23 सितंबर को परीक्षा देते हुए मिल जाएगा। मित्रों, आपको रोज हम एक टेस्ट दे रहे हैं, 30 प्रश्न की प्रत्येक इकाईवार टेस्ट। मैं तो ये भी कहूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जिस टेस्ट में, उसको दोबारा सॉल्व करो, क्योंकि ये टेस्ट पूरे की पूरे आपके एप्लीकेशन पर आपके एग्ज़ाम की डेट तक पड़े रहेंगे। इनको 1-2 बार आप अच्छे से निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके इन्हीं टेस्टों में से आने वाले हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप और ज़्यादा बेहतर, हालांकि कुछ विद्यार्थी बहुत अच्छा इसमें स्कोर बना दे रहे हैं, 28 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है, बहुत बेहतर है। यदि किसी इकाई में आपका स्कोर कम बन रहा है तो आप आत्मान्वेषण कर लीजिए, उस इकाई को थोड़ा अच्छे से दोहराव कर लीजिए। अपनी जानकारी आपको बिल्कुल होती रहेगी कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, हमें क्या और पढ़ना है, हमने क्या अच्छे से पढ़ लिया जिसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये वो समय शेष रह गया जहां आप जितने ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करेंगे उससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तो मित्रों, जुड़े रहें, बने रहें, कोशिश करें कि आप लगातार टाइम से ही इन टेस्टों को ज्वाइन करें और उनको हल करें, अपना मूल्यांकन करते रहें। मैं डॉक्टर AS चौधरी, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।